नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन जो क्रिया टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वही दो शब्द। तो इस क्लास में सबसे पहले अपन देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द। तो आज की क्लास की पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द आपके सामने कुछ ऐसे हैं। पहला शब्द आपके सामने है एडमिसिबल। एडमिसिबल, इसको अपन यूं लिख सकते हैं एडमिसिबल। एडमिसिबल क्या होता है ये? देखिए, जैसे अपन एडमिशन देखते हैं उसी प्रकार से एडमिसिबल, एडमिशन और इसके आगे का जो रहता है वो एबल रहता है। एबल का मतलब होता है योग्य। तो उसी प्रकार से इन दोनों शब्दों की यदि संरचना की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब है कि ग्रहण करने योग्य, या स्वीकार्य भी बोल सकते हैं अपन। तो स्वीकार्य यानी स्वीकृत या स्वीकार करने योग्य हो जाएगा। तो पहला शब्द है एडमिसिबल। उसके बाद अपन दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा शब्द है एफिडेविट। एफिडेविट शब्द एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः आपने देखा भी है, और सामान्यतः काम में भी जो शब्द लिया जाता है वो इंग्लिश में ही काम में लिया जाता है, एफिडेविट ही बोला जाता है। और हिंदी अर्थ सामान्यतः हम देखते ही नहीं है, तो इसलिए इसका भी पूछा जा सकता है। एफिडेविट कहते हैं शपथ पत्र को। सामान्यतः कहीं भी कोई समस्या आ जाती है तो हम साथ में यदि शपथ पत्र, मान लीजिए आपका रीट में सिलेक्शन हो जाता है और एक डॉक्यूमेंट्स आपका कम रह जाता है, मान लीजिए कि मिसिंग हो गया, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स आपका जो मिस है उसकी जगह आप अपना ये एफिडेविट दे देंगे, शपथ पत्र दे देंगे। तो उसके आधार पर आपको मान्यता मिल सकती है, आपको जॉब मिल सकती है। इसको अपन हलफनामा भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर ये हलफनामा के नाम से भी मिलता है। तो कहीं भी शपथ पत्र आ जाए चाहे हलफनामा आ जाए, दोनों का एक ही अर्थ जाता है। तो यहाँ पर पहला शब्द तो अपनों ने देखा पारिभाषिक शब्दावली का एडमिसिबल, जिसका मतलब होता है ग्राह्य या स्वीकार्य। उसके बाद एफिडेविट देखा अपनों ने, तो एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र या हलफनामा। अब अपन बढ़ते हैं आगे राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी शब्द आपके सामने है। एक शब्द है सिवाणी। सिवाणी शब्द किसे कहते हैं? सामान्यतः इसको सिवाणी ने बोलकर इसका भी शॉर्ट रूप ज्यादा प्रचलन में रहता है, कहते हैं सीमा या सीम। तो ये सीमा को कहा जाता है। जैसे मान लो कि राजस्थान में जो लोग हैं वो खेत की सीमा के लिए कहते हैं तो कि वो हमारी सीम है या वो हमारी सीमा है। तो सीमा को ही क्या कहते हैं? सिवाणे कहा जाता है। उसके बाद यदि दूसरे शब्द की बात करें राजस्थानी की, तो एक शब्द आता है अलमास। अब अलमास किसे कहते हैं? सामान्यतः अपन किसी की आजमाइश कर रहे हैं कि हम तो इसको आजमा रहे हैं, तो आजमाइश कर रहे हैं तो उसे भी अलमास कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो कभी कभार इसका परीक्षा अर्थ भी दे दिया जाता है। किसी की आजमाइश करना, किसी की परीक्षा लेना ही क्या कहलाता है? अलमास कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ आज की क्लास में अपनों ने 4 शब्द देखे। कौन कौन से? एडमिसिबल यानी ग्राह्य या स्वीकार्य, उसके बाद एफिडेविट यानी शपथ पत्र या हलफनामा, सिवाणी यानी सीमा, और अलमास यानी आजमाइश या परीक्षा। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ या अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक की यदि अपन बात करें तो अपन पढ़ रहे थे क्रिया, और क्रिया भी किस आधार पर पढ़ रहे थे? काल के आधार पर क्रिया पढ़ रहे थे। और काल के आधार पर क्रिया में अपनों ने देखा कि जितने काल होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो उनके आधार पर क्रिया भी 3 प्रकार की ही मानी जाती है। कौन कौन सी? भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यत कालिक क्रिया। तो उसमें भी यदि अपन देखें
तो अपनों ने सामान्यतः भूतकालिक क्रिया व वर्तमान कालिक क्रिया का अध्ययन कर लिया था। अपन आज की क्लास में भविष्यकालिक क्रिया का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि पिछली क्लास में अपनों ने इसको शुरू भी कर लिया था। भविष्यकालिक क्रिया को पढ़ना पिछली क्लास में अपनों ने शुरू कर लिया था। इसमें अपनों ने देखा था कि जारी समय के बाद की यदि क्रिया हो रही है, जारी समय से बाद में क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं जारी समय के बाद की। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि आज रामू आएगा। अब जब आएगा वाक्य आपके सामने है, आज रामू आएगा। अब आएगा यानी आया नहीं है, पहले भी नहीं आया था। आएगा यानी जारी समय के बाद की क्रिया हो रही है, तो इसलिए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाती है? भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके भेदों की। तो इसके 3 भेद माने जाते हैं। हाँ, चैन की सांस लिए कि चलो इसके तो कम है। तो इसके 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से भेद माने जाते हैं? तो यहाँ पर एक तो होती है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। ये भेद अपनों ने तीनों में ही पढ़ा। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। और उसके बाद दूसरे भेद की यदि अपन बात करें तो दूसरा भेद है इसका आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। और उसके बाद तीसरा भेद इसका हो जाता है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। ये इसके 3 भेद माने जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक को पढ़ेंगे। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया और संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 क्रिया के भेद माने जाते हैं। अब अपन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहले भेद को अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि सामान्य भविष्यकालिक क्रिया में क्या होता है। देखिए, सामान्य भविष्यकाल में सामान्य क्रिया होगी। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया में सामान्य क्रिया होगी। अब वो कैसे होगी, ये अपन पहला भेद पढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्य रूप से यदि किसी क्रिया को भूतकाल में बताया जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भाव नहीं हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। यदि अपन इसमें पहचान की बात करें तो इसकी पहचान हो सकती है एगा, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, यानी इस प्रकार की कोई पहचान देखने को मिले तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। देखते हैं कैसे। जैसे आपके सामने एक वाक्य है कि भावना खाना पकाएगी। यहां पर एगा से एगी भी आ जाता है, ठीक है, तो एगी भी लिख देंगे। मैंने यहां पर लिखा नहीं था। एगी, एगा, एगी, एंगे, ये तीनों एगा आ गया तो इसके साथ तीनों आ जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे गा, गे, गी, ता है, ती है, ते है, तीनों आ जाते हैं उसी प्रकार से। तो यहां पर क्या हुआ कि भावना खाना पकाएगी। अब यहां पर क्या आ गया? एगी आ गया। एगी हमारी शर्त में है, हमारी पहचान में है, तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक और वाक्य देखें तो वाक्य आपके सामने है रोशनी ससुराल जाएगी।
अब यहाँ पर जो रोशनी नाम की लड़की है वो कहाँ जाएगी? ससुराल। अब अंत में क्या आया है? एगी आया है, तो एगी आ गया तो हमारी पहचान में है एगी, तो किस काल का उदाहरण माना जाएगा? सामान्य भविष्य काल का उदाहरण माना जाएगा। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा कि रवि खेत जाएगा। अब यहाँ पर रवि खेत न तो गया था न जा चुका, मतलब अब भी नहीं जा रहे, वो जाएगा यानी बाद में जाएगा, तो इस समय तो नहीं जा रहा, इसके बाद, जारी समय के बाद है, और साथ में एगा अपनी पहचान भी है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगला वाक्य है आपके सामने कि रहमान मकान बनवाएगा। अब ये वाक्य है, तो यहां पर भी देखिए बनवाएगा, अभी नहीं बनवाया, जारी समय से बाद की क्रिया है, तो रहमान मकान बनवाएगा। एक तो अपनी ए का पहचान आ रही है और इसके साथ साथ जारी समय के बाद की क्रिया है, तो इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी? यहाँ पर सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उम्मीद करती हूं कि समझ में आया होगा, परंतु एक वाक्य इनसे संबंधित भी लिख देते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य आपके सामने है कि मैं बाजार जाऊंगी। अब यहां पर क्या आया है? जाऊंगी, यानी जारी समय के बाद, और ऊंगी आ गया, ऊंगी अपनी पहचान है, तो इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते अपन दूसरे भेद की तरफ। यहाँ पर अपनों ने सामान्य भविष्यकालिक क्रिया का अध्ययन किया है, उसके बाद अपन दूसरी जो आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया है उसको देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे दूसरी क्रिया की तरफ, भविष्य काल की दूसरी क्रिया की तरफ। यदि फिर भी किसी चीज में कोई भी समस्या आ रही हो किसी भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी वो चीज क्लियर करवा दी जाएगी। और मान लीजिए कि कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिसकी आपको जरूरत हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा भेद कौन सा है? अभी अपनों ने देखा था आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? आज्ञा और अर्थक। अर्थक का मतलब होता है अर्थ देने वाला, अर्थ देने वाला, और आज्ञा का मतलब होता है आदेश। तो आदेश देने वाला कहीं वाक्य हो, और आदेश कहां पर दिया जाए? जारी समय के बाद। जारी समय के बाद का कोई आदेश हो तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी, ठीक है। आदेश का अर्थ होना चाहिए, साथ साथ में जारी समय के बाद क्रिया होनी चाहिए, तो वहां पर आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। पहचान की यदि बात करें तो पहचान यहाँ पर एक ही मानी जा सकती है। सामान्यतः ये क्रियाओं के अंत में लग जाता है, जिस प्रकार से एगा एगी लगा था ना, उसी प्रकार से ईएगा है वो इसकी पहचान होती है, जो किसी भी क्रिया के अंत में लगकर और अपना भविष्यत रूप है वो प्रकट करती है। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके सामने उदाहरण है कि आप वहां बैठिएगा, वहां बैठिएगा, यानी आप वहां बैठिएगा, अभी नहीं जाकर बैठिएगा, यानी जारी समय के बाद। जिसमें अगर अभी कहा जाए तो कि वहां बैठो, जैसे अपनों ने वर्तमान कालिक क्रिया में पढ़ा कि वहां बैठो, खड़े हो जाओ, इस प्रकार से, यानी तुरंत क्रिया। यहां पर क्या कहा जा रहा है? बाद में के लिए।
तो बाद में बैठिएगा यानी आप वहां पर जाकर बैठिएगा, तो पहले जाएगा उसके बाद होगा, यानी अभी से बाद की क्रिया है तो इसलिए वो किस में जाएगी, भविष्यत काल में। और वहां बैठिएगा ये एक प्रकार की आज्ञा व आदेश है तो इसलिए वो किस में जाएगा, आज्ञार्थक में जाएगा। और यहां पर अपन यूं भी देख सकते हैं कि ई ए गा अपनी पहचान भी यहां पर मिल रही है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक अन्य वाक्य भी है कि आप जयपुर अवश्य जाइएगा। आप जयपुर अवश्य जाइएगा यानी जब भी आप कहीं जाओ यानी उधर जाओ तो आप जयपुर अवश्य जाइएगा, यानी बाद की बात कही जा रही है। और अवश्य जाइएगा मतलब आज्ञा व आदेश किया जा रहा है, और यहाँ पर इएगा अपनी पहचान भी पूरी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 2-4 उदाहरण इसके और देखते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे अगली क्रिया की तरफ। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। सामान्यतः आज्ञा का अर्थ देने वाली क्रिया कौन सी मानी जाती है, आज्ञार्थक मानी जाती है, और ये भविष्य में होने वाली क्रिया होती है, तो इसलिए आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मान ली जाती है। 1-2 उदाहरण यदि और देखें तो एक वाक्य है, मैना ने सरला से कहा आप मेरे पास बैठिएगा। अब सामान्यतः यदि जारी समय की क्रिया है तो सरला ने कहा आप मेरे पास बैठो ना, यानी मेरे पास बैठो, उसी समय का आदेश हो जाएगा। परंतु मान लीजिए कि सरला और मैना कहीं कल बाहर जा रही है, मान लीजिए कहीं किटी पार्टी में जा रही है या फिर कोई सत्संग में जा रही है, मंदिर में जा रही है, कहीं भी जा रही है। अब उसने पहले ही, आजकल फोन का बड़ा जो उपयोग होता है, तो मैना ने सरला से फोन करके कहा कि अपन वहां चलेंगे और उसके बाद आप मेरे पास ही बैठिएगा, अपन बैठकर बातें करेंगे। तो इस प्रकार से उसने कहा कि आप मेरे पास ही बैठिएगा, तो यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी, क्योंकि अपनी पहचान भी मिल रही है और साथ साथ आज्ञा भी हो रही है कि आपको मेरे पास ही बैठना है, और दूसरी बात जारी समय के बाद की है, इसलिए भविष्यकालिक क्रिया भी हो जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देखिए, मंजू ने सुमन से कहा कि कपड़ा वही लाइएगा। यानी सामान्यतः हो सकता है मंजू सुमन पहले बाजार गई होगी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे, घर पे आके विचार किया तो सुमन से कहा कि तू कपड़े ले आओ, यानी तुम्हें कपड़े लाने हैं, और उसने ये भी आदेशित किया कि कपड़े वही लाने हैं, तो इसलिए आज्ञार्थक है, तो इसलिए आज्ञा भी होगी, ईएगा भी आ रहा है, और साथ साथ इन फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है, तो इसलिए वहां पर आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आपको ये क्रिया भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले भेद की तरफ। भूतकालिक क्रिया का अगला अंतिम भेद कौन सा, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। तो अपन अगला भेद पढ़ते हैं, तीसरा भेद। तीसरा भेद क्या है, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। संभाव्य भविष्यकालिक
क्रिया। अगर इस भेद की बात करें तो देखिए, जाहिर सी बात है कि संभाव्य नाम है तो संभावना प्रकट की जाएगी, संभावना प्रकट की जाएगी। और कब की जाएगी? जारी समय के बाद की, जारी समय के बाद की संभावना प्रकट की जाएगी। इसलिए वहां पर कौन सा काल माना जाएगा? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसकी पहचान की यदि अपन बात करें तो सामान्यतः इसकी पहचान सकता है, हो सकती है, और सकता है से तीनों आ जाएंगे उसी प्रकार से। सकती है, सकती है, सकते हैं, सकते हैं, और चाहिए भी कभी कभार कुछ शब्दों में प्रयोग में लाया जाता है। तो चाहिए भी इस क्रिया की पहचान हो सकती है। कैसे? अगर उदाहरण देखें तो मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है कि आज, एक वाक्य है, सॉरी, आज बरसात, बरसात हो सकती है, हो सकती है, यानी संभावना प्रकट की जा रही है कि आज बरसात हो सकती है। और ये जब मैंने करवाया था वर्तमान, उस समय भी मैंने बताया था कि सकती आ जाएगा तो भविष्य की बात होगी, तो भविष्य की बात होगी तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्य बन जाएगी। तो यहां पर क्या है कि आज बरसात हो सकती है, यानी संभावना प्रकट की जा रही है। दूसरी बात, अपनी सकती है पहचान भी यहां पर मिल रही है। तो दोनों तरीके से अपन संभाव्य को मान सकते हैं, और इसके साथ साथ बाद की संभावना प्रकट की जा रही है। अगर यूं आ जाए कि शायद बरसात हो रही है, तब तो संभावना किसकी हो? वर्तमान की हो, परंतु ये हो सकती है यानी बाद की हो रही है, तो इसलिए इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्य क्रिया है वो मानी जाएगी। और उदाहरण देखें तो देखिए, आज, आज दुष्यंत आ सकता है, आ सकता है। अपन मान सकते हैं कि किसी लड़के का नाम है दुष्यंत, और उसकी मां ने बात करते करते और मान लो कि घर में किसी को बताया कि आज दुष्यंत घर आ सकता है, तो इसलिए पहली बात तो संभावना है, दूसरी बात सकता है पहचान भी है, और आज आ सकता है, अभी आया नहीं है, तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण इसके और भी देखते हैं ताकि ये भी अच्छे से अपना क्लियर हो जाए। तो यहां पर अपन कौन सा भेद पढ़ रहे हैं? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया का भेद पढ़ रहे हैं, सॉरी, भविष्यकालिक क्रिया का भेद संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, और इसमें संभावना प्रकट की जाती है। तो जहां पर संभावना प्रकट की जाए वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसके बाद यदि अपन और उदाहरण देखें तो मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, उसी समय आपकी मां ने यूं कहा कि जाकर बाजार से सब्जी लाओ, तो उसी समय आपने यूं जवाब दिया कि मतलब आपको, आप हो सकता है कोई काम कर रहे हो तो आपने यूं जवाब दिया कि पापा बाजार जा सकते हैं, तो आप उनको बोल दो, तो इसलिए आपने यूं कह दिया कि पापा बाजार जा सकते हैं। अब यहां पर भी संभावना प्रकट की जा रही है, तो इसलिए यहां पर भी कौन सी क्रिया मान ली जाएगी? संभाव्य भविष्य क्रिया मान ली जाएगी। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हुए हो और वहां पर यूं है कि आपको बहुत लेट हो गया, अब लेट हो गया और आप आना चाह रहे हैं, तो आपको ये समस्या हो रखी है कि आप जाए कैसे। तो वहां पर जो भी, जिसके भी वहां आप गए हैं, उन्होंने आपसे कहा कि आपको कोई छोड़ सकता है, यानी आपको कोई छोड़ सकता है, अर्थात आपको छोड़कर आ सकता है कोई। तो यदि इस प्रकार का भी वाक्य आ जाए तो यहाँ पर सकता है पहचान तो है ही, और यहाँ पर भी संभावना है कि आपको कोई छोड़ सकता है, यानी उनके घर में उत्सव है
तो ये तो नहीं है कि सभी लोग फ्री हैं, आपको छोड़ देंगे, परंतु संभावना, वो भी लोग संभावना प्रकट करें कि शायद आपको कोई छोड़ देगा, कोई ना कोई तो फ्री मिल ही जाएगा। तो इसलिए वहां पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और है, जैसे मान लो कि लड़के का नाम है गोपीराम। अब यहां पर गोपीराम के लिए यूं कहा जा रहा है कि गोपीराम आज स्कूल जा सकता है, स्कूल जा सकता है। अब कोरोना काल में सामान्यतः बच्चों को तो बुलाया नहीं जा रहा, टीचर्स जा रहे हैं, तो हो सकता है गोपीराम एक टीचर हो तो वो भी स्कूल कभी जा रहा होगा, कभी नहीं जा रहा हो, तो इसलिए वहां पर यूं कह दिया गया कि आज शायद गोपीराम स्कूल जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है? संभावना प्रकट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर भी कौन सी क्रिया मानी जाएगी? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया मानी जाएगी। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आपको ये क्रिया भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि इसी के साथ सामान्यतः लगभग आपकी सभी क्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। किसके आधार पर? काल के आधार पर। सभी क्रियाएं नहीं हुई है, रचना व प्रयोग अभी भी बचा हुआ है, परंतु जो अपन मानते हैं कि काल के आधार पर जो बड़ा भेद था वो अपनों ने लगभग कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, और लगभग क्रिया पढ़ भी ली है, क्योंकि कर्म के आधार पर भी पढ़ ली, काल के आधार पर भी। एक भाग रहा है जो कि छोटा सा है। तो यहां पर है वो लगभग क्रिया तो पढ़ ली है, परंतु मैं आपके सामने एक वाक्य रख रही हूं, आप उसमें चयन करके बताएंगे कि ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है। यदि आप ये बता देते हैं तो ही मैं मानूंगी कि हाँ, आपको क्रिया समझ में आ चुकी है। आपके सामने एक वाक्य है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ये वाक्य है। बताइए आप कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। और यहां पर मैं पूछना चाह रही हूं काल के आधार पर। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि काल के आधार पर जो वाक्य पढ़े हैं वो कर्म में नहीं जाते, सारे सभी में जाते हैं, परंतु अपन काल के आधार पर बांटेंगे तो अपने को समय की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्रिया के घटित होने का समय देखना पड़ेगा। और यदि अपन कर्म पढ़ रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा कि क्रिया सकर्म यानी कर्म के साथ आई है या सीधी आई है, अकेली आई है। तो इस प्रकार से सभी चीजें हैं वो सभी में आ सकती है, परंतु अपन विकल्प के आधार पर चयन करते हैं। तो यहां पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि काल के आधार पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी। अब देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है यानी अब जा रहा है, तो ये तो अपन समझ गए कि वर्तमान है, वर्तमान में कार्य हो रहा है। अब जा रहा है यानी कार्य जारी है, पूरा नहीं हुआ है, तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। क्लियर है? याद आ गया पीछे वाला। अब इसी वाक्य को मैंने यूं लिख दिया कि बालक या बच्चे का नाम लिख दें, जैसे मीतू कल स्कूल जा रहा है। कहीं कुछ भी नहीं बदला। बच्चे का बच्चा है, स्कूल जा रहा है, मैंने स्कूल जा रहा है वैसे का वैसे लिख दिया, बस एक चीज लिखी है, कल। अब आप सोच समझकर बताइएगा कि इस वाक्य में कौन सा काल रहेगा। मीतू कल स्कूल जा रहा है, मीतू कल स्कूल जा रहा है। अब स्कूल जा रहा है मीतू, ठीक है, परंतु कल यानी आने वाले समय में। आने वाले समय का मतलब क्या हो गया? भविष्य हो गया। तो इतना तो अपन समझ चुके हैं कि जाएगी तो भविष्य में। अब अपनों ने भविष्य में कोई भी ऐसा काल पढ़ा ही नहीं जो अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया हो, ऐसा कोई भेद ही नहीं पड़ा। और अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया हो भी नहीं सकती। कैसे हो सकती है? क्योंकि भविष्य में कोई काम जारी थोड़ी ना रह सकता है। काम तो या तो पीछे जारी था और उसमें संभावना प्रकट हो सकती है, या वर्तमान जारी है। तो यहां पर इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आ जाए कि कल जा रहा है या कल आ रहा है, यानी
अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया को किसी समय सूचक शब्द के साथ प्रकट कर दिया जाए तो वहां पर वह वाक्य भविष्य काल में जाएगा, परंतु भविष्य में भी किस में जाएगा? संभाव्य में जाएगा। संभाव्य में क्यों जाएगा? क्योंकि हो सकता है ये कल नहीं भी जाए। हाँ, यहां पर कह दिया कि कल वो जा रहा है। अपन अपनी तरफ से निश्चितता देते हैं, परंतु कल का किसने देखा है? तो हो सकता है वो नहीं जाए। बच्चे के जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूल जाने का कहने के बाद पेट दर्द भी बहुत होता है, तो हो सकता है उसका पेट दर्द होने लग जाए और वो स्कूल जाए नहीं, तो इसलिए उसको संभाव्य में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो अपूर्ण वर्तमान का वाक्य है, इसके साथ यदि कोई समय सूचक शब्द लिख दिया जाता है तो वह अपूर्ण वर्तमान न रहकर वह संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया बन जाती है। ठीक है, अपने पास अपूर्ण भविष्य नाम से कोई भेद नहीं था, तो अपन उसको किस में डाल देंगे? संभाव्य भविष्यत काल में डाल देंगे। इससे संबंधित कम से कम 2-4 उदाहरण लिखिएगा। उसके बाद कल मिलते हैं, कल इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे और उदाहरणों से क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।